हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। हम आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हमारे पास एमसीक्यू, जो हम पूरी की पूरी सीरीज़ को कर रहे हैं। इसी को ही हम फॉलो करेंगे और सोशल कस्टम का जो हमारे पास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, और साथ-साथ में हमारे पास और भी हमारे पास जो टॉपिक हैं, आपके पास चाहे रीत कस्टम का हो गया, वेद बिहार का हो गया, ठीक है? कुछ हम यहाँ पर और भी बातें करेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक रहेगा वो मिक्स क्वेश्चन का यहाँ पे रहेगा, ठीक है? बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो इस सोशल कस्टम से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ-साथ में मैं आपको पूरा का पूरा सोशल कस्टम एक बार यहाँ पर क्या कर दूँगा, रिवाइज़ करवा दूँगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम पे, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत ना देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि हू एक्वायर्ड द बांस कोट। बांस कोट से ये क्वेश्चन है बिल्डिंग से, ठीक है? शिमला की जो हेरिटेज बिल्डिंग है, ठीक है? और बोल रहा है बिफोर इट बिकेम द सा समर राज भवन, कि किसने ये बांस कोट लिया था? देखो, बांस कोट की बात की जाए तो बांस कोट क्या होता है हमारे पास 1830 में ये बनता है, ठीक है? और 1832 में, मतलब इसकी फाइनल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो 1832 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है? और ये जो बिल्डिंग सबसे पहले बनाई गई, या इस बिल्डिंग के ऊपर सबसे पहले जो मतलब जो इसके ऊपर जो इसका अधिकार आया वो किसका आया? बांस का ही आया, और इनका क्या नाम था हमारे पास? लॉर्ड एडमंड बांस करके, ठीक है? तो यही क्या करते हैं, इस बिल्डिंग को बनाते हैं, और यही कुछ टाइम के लिए क्या राजभवन का भी यहाँ पे काम करती है हिमाचल प्रदेश में। और अभी भी क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का राजभवन है ये, ठीक है? मतलब यहाँ पे एडवर्ड्स जो हमारे पास बांसकोट है वहाँ पर क्या है, गवर्नर का ये हाउस है, जो वहाँ पे गवर्नर रहते हैं, ठीक है? वहीं पर ही हमारे पास क्या है, एडवर्ड बांसकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज हैपेंड इन द राजभवन एट द पीटर हॉफ इन 1981। बोल रहा है कि पीटर हॉफ हमारे पास जो 1981 में ऐसी क्या जो राजभवन का टाइम काम कर रहा था पीटर हॉफ 1981 में, इस टाइम पे क्या हुआ था? तो पीटर हॉफ ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी जी का डेथ का ट्रायल चला था। तो ये क्या हो गया था 1981 में, डिस्ट्रॉयड हो गया था बाय फायर, ठीक है? तो इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो पीटर हॉफ जो बिल्डिंग थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी कब? 1981 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैटरन कैसल वाज ओरिजिनली ओन्ड बाय होम। तो गैटरन कैसल किसके द्वारा बनाया गया था? मिस्टर गैटन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा है कि व्हाट इज हार्ट कोटी कॉमनली रेफर टू एज। ये जो हार्ट कोटी है, ठीक है, ये है क्या? देखो, हार्ट कोटी है क्या, एक वैली है, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वैली ऑफ टेम्पल्स के नाम से, ठीक है? वैली ऑफ टेम्पल्स के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। और ये हार्ट कोटी में है क्या, आपके पास हटेश्वरी टेम्पल है, या हटेश्वरी टेम्पल है। और है कहाँ पर ये हटेश्वरी टेम्पल? शिमला में, ठीक है कहाँ पे ये? शिमला में है हटेश्वरी टेम्पल, ठीक है? जिनको किसके द्वारा बनाया गया था? बिल्ट बाय पांडवों के द्वारा क्या किया गया था? इन टेम्पल्स को बनाया गया था, ठीक है? पांडवास के द्वारा इन टेम्पल को क्या किया गया था? बनाया गया था। और याद रख लेना, यहाँ पर इस हार्ट कोटी में है कहाँ पे? तो ये है तीन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, ठीक है? ऑन द थ्री रिवर कॉन्फ्लुएंस, ठीक है? तीन नदियों के संगम पे ये हार्ट कोटी पूरी की पूरी वैली ये बनी हुई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वैली ऑफ टेम्पल की। व्हाट इज हार्ट कोटी कॉमनली रेफर्ड एज। हार्ट कोटी को हम किस नाम से जानते हैं? तो हार्ट कोटी को हम जानते हैं वैली ऑफ टेम्पल के नाम से। और है कहाँ पर ये है आपके पास शिमला में, जो तीन रिवर के कॉन्फ्लुएंस से यहाँ पर ये बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ द हार्ट कोटी टेम्पल। प्रिंसिपल डाइटी कौन है? ठीक है, तो प्रिंसिपल डाइटी जो है हमारे पास वो कौन है? हटेश्वरी देवी, ठीक है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो हटेश्वरी देवी हार्ट कोटी टेम्पल में कौन है? हटेश्वरी देवी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज क्रेडिटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द गार्टन कैसल। गार्टन कैसल किसके द्वारा बनाया गया था? तो गार्टन कैसल जो बनाया गया था सैमुअल स्विंटन जैकब के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि हमारे पास व्हाट मटेरियल इज द मेन डाइटी स्टैचू इन दुर्गा टेम्पल क्राफ्टेड, ठीक है?
कि किस धातु से या किस आपके पास मटेरियल से बने हुए हैं, तो मैक्सिमम जो हिमाचल के जो टेम्पल हैं वो अष्ट धातु से यहाँ पे बनाए गए हैं। ये जो ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज का मेटल कहाँ पर मिलता है आपको, किस लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, चंबा में। ठीक है, ये चंबा में है ब्रॉन्ज आर्ट, जिसको धाडियार कम्युनिटी क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, धाडियार कम्युनिटी फ्रॉम चंबा। ठीक है, धाडियार कम्युनिटी फ्रॉम चंबा क्या करती है, ब्रॉन्ज आर्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। और ब्रॉन्ज के जितने भी हमारे पास स्टैचू वगैरह देखने को मिलते हैं, या जो आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिलता है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, चंबा में। ठीक है, आप एक ने चंबा में आपने सबने सुना होगा चंबा रुमाल के बारे में, एक एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, जिसको क्या मिलता है, यूनेस्को का हेरिटेज का स्टेटस मिला था 2008 में। ठीक है, 2008 में, 2008 में, और इसी टाइम पे हुआ गया था आपके पास जो ठीक है, कालका शिमला जो हमारे पास ट्रेन है, उसको भी 2008 में ही क्या मिलता है, हेरिटेज का दर्जा मिलता है, 7 जुलाई 2008 को। ठीक है, एक और है हमारे पास कुल्लू का नेशनल पार्क, जिसको 23 जून 2014 को क्या मिलता है, नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था कब, 1999 में। और इसको जो नेशनल पार्क की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब ये नेशनल पार्क बनाया गया था, तो 1984 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे यूनेस्को की कुछ डेट्स यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर मैंने आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी यहाँ पर बता दिया, जो मेटल के क्राफ्ट यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच रिवर्स यहाँ पे क्या करती हैं, मीट करती हैं हार्ड कोटी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, 3 रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, हार्ड कोटी लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर्स। ठीक है, कि 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में ये है। ठीक है, 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस में ये है। ठीक है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स हार्ड कोटी इज लोकेटेड एट, ठीक है, कहाँ पर है ये, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर्स। कौन कौन सी यहाँ पर ये रिवर, तो बिस्कुल्टी और, ठीक है, बिस्कुल्टी एंड आपके पास मिंडली खड करके। ठीक है, मिंडली खड। तो ये 3 आपके पास क्या है, जो रिवर हैं यहाँ पर आपस में मिलती हैं, और ये एक वैली ऑफ टेम्पल की फॉर्मेशंस यहाँ पे करती हैं, जहाँ पर हटेश्वरी देवी की यहाँ पर क्या है, मेन डाइटी है। ठीक है, अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना विष कुल्ती एंड मिंडली खड। ठीक है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 रिवर का नाम है क्या, तो विष कुल्टी और मिंडली खड। तो कहाँ कहाँ पे, यमुना तो सिरमौर वाले रीजन पे है, विष कुल्ती एंड कुलीत या कुल्ती मिंडली खड। ठीक है, ये रावी व्यास तो ये आपके पास नहीं है। ठीक है, बब्बर विष यमुना, यमुना भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी ए है ना, मतलब विष कुल्टी एंड मिंडली खड कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि बताओ व्हाट डिस्टिंग्विशेस क्राइस्ट चर्च इन शिमला। तो आप सभी को ही पता है कि जो रिज है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक चर्च है, जिसकी जो हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट होती है या इसका जो कंस्ट्रक्शंस होती है, ये कंप्लीट होती है आपके पास 1857 में। और इसको ये आपके पास जो हमारे पास ठीक है, ये जो हमारे पास चर्च है, यहाँ पर जो ये क्लॉक लगी हुई है, ये किसके द्वारा दी गई थी, डोनेट की गई थी, तो ये डोनेट की गई थी कर्नल डवेल्टन के द्वारा। ठीक है, जैकॉब के द्वारा इसको नहीं बनाया गया था, रोल ऑफ गवर्नर रेजिडेंस नहीं है, एसोसिएशन विद पांडवास, पांडवास के साथ नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो क्लॉक है ना, जो ऐसे जो हमारे पास क्या है, ठीक है, इसकी जो क्लॉक है, ठीक है, चर्च के बाहर जो क्लॉक है, इसको आपके पास जो डोनेट किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, डवेल्टन के द्वारा। और इसकी कंस्ट्रक्शंस कब हुई थी, 1857 में इसकी क्या हुई थी, कंस्ट्रक्शंस हुई थी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि इसके जो चीफ इंजीनियर रहे हैं वो कौन रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास जो सोशल कस्टम का जो क्वेश्चन है, जिसपे हम आज मेन फोकस करेंगे, वो क्वेश्चन है क्या कि बोल रहा है कि व्हाट डज पर्शियन वर्ड बेगार मीन। तो बेगार एक पर्शियन वर्ड है, और इस बेगार का मतलब है क्या, तो देखो पूरा का पूरा मैं आपको बेगार यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम भेंट समझेंगे, उसके बाद रीत समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जुग्गा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में हम बात करेंगे मंडी कॉन्स्पिरेंसी के बारे में। उसके बाद हम एक और टॉपिक के बाद बात करेंगे। ठीक है, तो बेगार कस्टम हमारे पास था क्या, या इस बेगार का मतलब था क्या, तो देखो इट वॉज अ सोशल कस्टम। ठीक है, ये था क्या, इट वॉज अ सोशल कस्टम, ये एक प्रकार का सोशल कस्टम था। ठीक है,
विच वॉज प्रिवेलेंट इन शिमला हिल एरियाज, ठीक है, इन शिमला हिल एरियाज, ठीक है। कहाँ पर ये प्रिवेलेंट था? शिमला हिल एरियाज में ये आपके पास क्या था? फेमस था। और इस बेगार का मतलब था क्या? इट इज अ टाइप ऑफ ठीक है, अनपेड इट वॉज अ टाइप ऑफ, ठीक है, किस तरीके का ये था? इट वॉज अ टाइप ऑफ अनपेड एक्सप्लॉइटेशन, अनपेड एक्सप्लॉइटेशन, अनपेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर कास्टेज बाय हायर कास्टेज, ठीक है। तो ये था क्या? एक अनपेड एक्सप्लॉइटेशंस थी किसकी? ऑफ लोअर जो हमारे पास कास्टेज थी, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो फेमस यहाँ पे कास्टें हुई जिनको बेगार देना पड़ता था, ठीक है, वो थी हमारे पास कौन कौन सी? कोलीज, ठीक है, और कनेट्स, ठीक है। कोली और कर्नेट्स, ये दो हमारे पास जो लोग थे, इस इन कास्ट से रिलेटेड जो लोग थे, इनके ऊपर ज्यादातर क्या करते थे? ये क्रुएलिटी या इविल कस्टम यहाँ पर इनके ऊपर ज्यादा लागू होते थे। ये कोलीज वही हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? मुंडाज के नाम से जानते हैं। एंशियंट ट्राइब्स की ये आपके पास सबसे पहली ट्राइब आती है जो माइग्रेट करती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इन मुंडाज को ही हम दूसरे किस नाम से जानते थे? मतलब इनको ही हम कोलीज को किस नाम से जानते थे? मुंडाज के नाम से यहाँ पे जानते थे, ठीक है। इन मुंडाज का एक और नाम होता था, ठीक है, जिसको हम कहते थे दस्यू। और ये दस्यू वही है, या दस्यू या कोली वही है जिसका जो राजा होता था वो राजा होता था किंग सांभर। और यही सांभर क्या करता है? 40 साल तक क्या करता है? लड़ाई लड़ता है, ठीक है। और ये 40 साल तक जो लड़ाई होती है वो किसके साथ होती है? ये होती है आर्यंस के साथ, ठीक है। और आर्यंस के साथ में कौन सी लड़ाई होती है? आर्यंस के साथ जो लड़ाई होती है वो होती है आपके पास, ठीक है, आर्यंस के साथ लड़ाई होती है। और आर्यंस के साथ लड़ाई होती है आपके पास, ठीक है, किस किंग के साथ? आपके पास देखो यहाँ पे तो ये इस किंग का नाम क्या होता है आपके पास? दस्यू किंग, ठीक है। और यहाँ पे आर्यंस का एक किंग होता है, ठीक है, नाम जैसे याद आता है, मैं आपको बताता हूँ। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस दस्यू किंग क्या हो जाता है? हार जाता है, ठीक है। और कहाँ पे ये हारता है? उडब राज में, ठीक है। तो उडब राज में क्या होता है? ये हार जाता है, ये दस्यू का जो किंग होता है। और इस दस्यू किंग या इन कोलिस के पास क्या होता था? आपके पास ये देखो, ये जो ब्यास रिवर है और ये जो हमारे पास यमुना रिवर है, इनके बीच हमारे पास 99 फोर्ट्स क्या होते थे? इन कोलिस के यहाँ पर होते थे, या इस कोलिस का जो राजा था दस्यू, ठीक है, इनके ये आपके पास क्या होते थे? 99 फोर्ट्स यहाँ पर होते थे। बट क्या हो गया था? ये हार गया था। तो यही वो ट्राइब है जिनके ऊपर ये बेगार कस्टम वगैरह क्या होते थे? फॉलो होते थे। तो बेगार का मतलब था क्या? अनपेड एक्सप्लोटेशन थी ये आपके पास लेबर की, ठीक है, जिसमें क्या नहीं किया जाता था? नो लैंड राइट्स, ठीक है, काम करवा लेते थे बट नो लैंड राइट्स नहीं देते थे, ठीक है, मतलब जमीनी अधिकार नहीं दिया, जमीनों में काम करवा लिया, ठीक है। और देखो फार्मर्स भी यहाँ पर काम करते थे, साथ साथ में जो फार्मर्स होते थे, या आपके पास ये कोयली और कनेट्स जैसी कुछ यहाँ पे ट्राइब्स थी जो बेगार प्रथा को फॉलो करती थी। मतलब हायर जो क्लास के जो लोग होते थे वो इनसे काम करवाते थे। लैंड राइट्स नहीं देते थे, नो लैंड राइट्स है ना, यहाँ पर प्रोविजन नहीं था कि किसी भी प्रकार का लैंड राइट्स दिया जाए। तो फिर काम के बदले होता क्या था? जब बेगार प्रथा जब चलती थी तो हायर क्लास के जो लोग थे उस टाइम पे वो क्या करते थे? देखो इनको क्या देते थे? छक देते थे, ठीक है। अब ये छक था क्या? जो फूड से जो हमारे पास जो वेस्ट, जो हमारे पास रो फूड जो कच्चा फूड होता है, ठीक है, आपने सुना होगा धान के बाद कुछ छक बच जाती है, तो इनको छक दी जाती थी, ठीक है। साथ साथ में 2 पीस ऑफ क्लोथ दिए जाते थे, 2 कपड़ी जोड़ी दिए जाते थे इनको, ठीक है। और साथ साथ में जितने भी फूड हुआ, फूड का 1/10 ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, जो क्रॉप्स होगी उसका क्या होगा? 1/10वां हिस्सा किसको दिया जाएगा? इस बेगार कस्टम को क्या करने के लिए, जो पूरे के पूरे साल फसल का काम कर रहा है, ठीक है, उनको ये दिया जाता था। 1/10 क्रॉप्स यहाँ पर दी जाती थी, बट नो लैंड राइट्स, किसी भी प्रकार से लैंड राइट्स नहीं दिए जाते थे, ठीक है। छक दी जाती थी, 2 कपड़े जोड़ी दिया जाता था, 1/10 क्रॉप्स यहाँ पे दी जाती थी। अब ये होता क्या है देखो,
24 अगस्त 1942 को होता क्या है हमारे पास 1943 को, ठीक है, 24 अगस्त 1943 को क्या होता है, इस बेगार कस्टम को क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेगार कस्टम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, या इन शिमला हिली एरिया, उस टाइम पे शिमला का हिल एरिया, किन्नौर वगैरह जो रीजन है, ठीक है, सोलन वगैरह, ये सारा का सारा शिमला के ही अंडर आता था। तो 24 अगस्त 1943 को इस कस्टम को क्या कर दिया गया, बंद यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, कुछ क्या आपके पास, ठीक है, ये याद रख लेना, कुछ छक वगैरह इनको दी जाती थी, ठीक है, इस कस्टम पे। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि व्हाट डज पर्शियन वर्ड बेगार मीन, तो इस बेगार का मतलब है क्या, तो एक अनपेड एक्सप्लोटेशन होती थी किसकी, लेबर की। अब बोल रहे हैं हमारे पास कि जो बेगार जो है हमारे पास, ये जो बेगार कस्टम है, ठीक है, हु वाज द रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट लेबर एज द कंडीशन ऑफ टेन्योर, तो किसको ये हमारे पास लेबर की तरह काम करना पड़ता था, तो इस बेगार कस्टम पे जो मेनली जो काम करते थे वो करते थे फार्मर्स। और फार्मर्स जो किसान लोग थे, मैंने आपको क्या बताया, इनको मिलता था 1/10 फूड क्रॉप, ठीक है, 1/10 ऑफ क्रॉप्स मिलती थी, ठीक है, साथ साथ में मिलती थी छक मिलती थी, और साथ साथ में 2 पीसीज ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, 2 जोड़ी यहाँ पर क्या मिलते थे, कपड़े मिलते थे। ठीक है, बट हुआ क्या, देखो जब ये बेगार कस्टम को क्या किया गया, एंड किया गया 24 अगस्त, है ना, एंड कब किया गया, 24 अगस्त 1943 को क्या होती है ये कस्टम, ये बंद किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ लैंड राइट्स दिए जाते हैं, लैंड राइट्स दिए जाते हैं। देखो जिन्होंने क्या कहा कि जो 3 डिकेड से, मतलब पिछले 30 सालों से जो हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक जमीन में काम कर रहे हैं, उनको तो क्या दे दो, लैंड राइट्स दे दो। ठीक है, खत्म करने का ये तरीका था कि लैंड राइट्स दे दो, जमीनी अधिकार दे दो, जो पिछले 3 दशकों से क्या कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक जमीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जो 3 डिकेड से जिन्होंने कम काम किया हुआ है, उनसे क्या ले लो, कंपनसेशन ले लो, और कंपनसेशन लेने के बाद, ठीक है, कंपनसेशन ले लो, और कंपनसेशन देने के बाद जो जो कंपनसेशन देगा उसको भी क्या दे दिए जाएंगे, लैंड राइट्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, देखो सानंद वर्ड आपने एक सुना होगा, तो सानंद होती क्या है, सानंद हमारे पास जब 1815 की ट्रीटी ऑफ संगोली जब करवाई जाती है, ट्रीटी ऑफ संगोली जब करवाई जाती है, ट्रीटी ऑफ संगोली किस किस के बीच में होती है, बिटवीन दी ब्रिटिश एंड गोरखा, ठीक है, ब्रिटिश एंड गोरखा। और एक ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1900 आपके पास 46 में, ठीक है, 1846 में, 46 में, है ना, 1846 में, 1846 में, 46 47 में तो आजाद हो गई। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ संगोली होती है और 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर, और इसके बाद ही क्यों ये कस्टम फेमस हुए शिमला हिल एरिया में, देखो एक वर्ड था सानंद, और इस सानंद का मतलब था क्या, ये सानंद था हमारे पास टाइप ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको पहले यहाँ पर याद होनी चाहिए कि सानंद एक टाइप का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, 1815 में ट्रीटी ऑफ संगोली और 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब देखो जब जब हमारे पास ट्रीटी ऑफ संगोली करवाई जाती है ब्रिटिशर और गोरखाओं के बीच में, तो गोरखाओं ने जितने भी क्या किए होते हैं, हिमाचल प्रदेश में या हिल एरियाज में जितने भी आपके पास चीजें लूटी होती हैं, या जिन जिन के ऊपर राजघराना के ऊपर अधिकार होता है, इस ट्रीटी ऑफ संगोली के बाद अमर सिंह थापा क्या करता है, डेविड आर्केटनॉली या ब्रिटिशरों को क्या कर देते हैं, अपनी जमीन दे देते हैं। ठीक है, और लाहौर के बाद, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद क्या होता है कि जो पंजाब के जो जितने भी किंग होते हैं, वो सारी की सारी जमीनें किनको दे देते हैं, ब्रिटिशरों को दे देते हैं। ठीक है, तो एक टाइप के एक बहुत बड़ा जो पोर्शन था, ठीक है, लैंड का, वो किसको चला गया, ब्रिटिशरों को चला गया। अब ब्रिटिशर उन लैंड्स का करेंगे क्या, तो वो क्या करते थे, लोकल जो किंग होते थे उनको क्या कर देते थे, पट्टे पे जमीन दे देते थे। अब पट्टे पे जमीन दे दी, तो उसे पट्टे से जमीन देने से होगा क्या कि इसके बदले वो साइन करवा लेते थे, सानंद, सानंद मतलब एक टाइप का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते थे कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमें, हम आपको ना जमीनें दे देते हैं, आप खेती करो, आप जो मर्जी करो, बट इसके बदले कुछ हमारे लिए करना पड़ेगा आपको। तो ब्रिटिशर क्या बोलते थे, एक तो 12 फीट का क्या कर दो, वाइड हमारे लिए क्या बना दो, रोड बना दो,
कुछ कुछ डिमांड करते थे, 12 फीट का रोड बना दो ताकि हमें क्योंकि वो तो ब्रिटिशर तो ट्रेड करने आए थे, तो एक ट्रेड करने के लिए एक अच्छा रह जाए हमारे लिए। दूसरी बात क्या हो, जब भी क्या हो वॉर हो तो असिस्ट कर दो हमें, टू असिस्ट ड्यूरिंग दी वॉर, कि जब जब लड़ाइयाँ होंगी तो हमें असिस्ट कर देना। ठीक है, साथ साथ में क्या ये जो कस्टम है ना इनको हेल्प किया जाए, मतलब जितने भी लोग हैं वो ब्रिटिशरों को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो प्रोवाइड हेल्प टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, प्रोवाइड हेल्प टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, हेल्प करेंगे ब्रिटिशरों की। और चौथी बात यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर 7-8 बातें हुई, एक और यहाँ पर बात हुई कि फ्री पासिस, ठीक है, कि फ्री पासिस देंगे फॉर ट्रेड, कि ट्रेड करने के लिए फ्री पासेस दिए जाएंगे बाय द लोकल रूलर। तो ये हमारे पास 4-5 बातें इन्होंने ब्रिटिशरों ने साइन करवा ली, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया जिसका नाम हुआ सानंद। और इसी सानंद के अंडर क्या किया जाता है, ये बिगार और भेंट जैसी रीत्स क्या करते हैं, ब्रिटिशरों को भी दी जाती हैं आफ्टर द ट्रीटी ऑफ संगोली एंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द लाहौर। इन दोनों ट्रीटी के बाद ये भेंट और बेगार किसको मिला, ब्रिटिशरों को भी यहाँ पर ये मिला। मतलब ये जो पूरा का पूरा, पहले तो हायर क्लास या अपर क्लास के ही लोग, बट बाद में जब ट्रीटी ऑफ संगोली और ये होती है तो ब्रिटिशरों को भी भेंट और बेगार यहाँ पर दी जाती है। तो बोल रहा है कि बेगार सिस्टम जो है रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट लेबर, तो किसको यहाँ पर बेगार में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, फार्मर को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। ठीक है, लैंड राइट्स नहीं दिए जाते थे फार्मर्स को, कुछ कुछ पैसे दिए जाते थे, बट लैंड राइट्स दिए गए कब, 1943 के बाद। 1943 के बाद जब लैंड राइट्स दिए गए तो उसमें क्या कहा कि पिछले 3 दशकों से जो इस स्पेसिफिक जमीन में काम कर रहा है उसको तो लैंड राइट्स दे देंगे, बट जो पिछले 3 दशकों से काम नहीं कर रहा है उसके कंपेंसेशन लेके क्या किया जाएगा, लैंड राइट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट रोल डिड हिल चीफ प्ले इन द बेगार कस्टम आफ्टर रिसीविंग द सानन। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास कौन सा ऐसा रोल था जो हिल चीफ ने यहाँ पर प्ले किया इन द बेगार कस्टम आफ्टर रिसीविंग द सानंद, कि जब उसको सानंद मिला। तो सानंद एक टाइप का क्या था, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिशरों ने जो ब्रिटिशर साइन करवाते थे लोकल रूलर से। तो उन्होंने क्या काम किया, अबॉलिश कर दिया क्या, भेंट प्रैक्टिस, बेगार प्रैक्टिस नहीं, बेगार तो ये प्रैक्टिस जो खत्म हुई है 24 अगस्त आपके पास कब, ये हुई है 1943 को। और मैंने आपको बताया इसके बाद क्या 2 कंडीशनें हुई, कंपेंसेशन के साथ दिए गए, लैंड राइट्स दिए गए 3 डिकेट्स में जो काम कर रहे हैं। दे ऑर्गेनाइज बेगार फॉर द ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। जब सानंद डॉक्यूमेंट जब आपके पास क्या होता है, साइन करवाया जाता है, सानंद वाज अ टाइप ऑफ डीड, ठीक है, एक टाइप का डीड था, डीड मतलब एक टाइप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स था जिसमें लिखा गया था कि ब्रिटिशरों की हेल्प करेंगे राजा, और राजाओं को, लोकल रूलर्स को क्या दे देंगे, जमीन जमीन जायदाद देंगे ब्रिटिशर, ताकि एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पर करे। मतलब एक मीडिएटर टाइप का काम करते थे लोकल जो रूलर होते थे यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दे ऑर्गेनाइज बेगार फॉर द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट सोशल कस्टम अरोज फ्रॉम बेगार सिस्टम। ठीक है, कि कौन सा एक सोशल कस्टम या एविल सोशल कस्टम था जिस बेगार सिस्टम से आता है। तो बेगार वॉज प्रेजेंटेड टू जमींदार, ठीक है, अब यह फार्मर्स बिकेम जमींदार। तो फार्मर्स तो लैंड राइट्स होते ही नहीं है, ट्रेड यूनियंस वर एस्टैब्लिश नहीं, वॉलंटरी लेबर रिप्लेस्ड बेगार नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बेगार वॉज प्रेजेंटेड टू जमींदार, मतलब अपर क्लासेस को क्या दी गई, ये बेगार कस्टम या बेगार इविल जो कस्टम थी इनके द्वारा यहाँ पर दी गई। एक जबरदस्ती यहाँ पर क्या करवाए जाते थे लोगों से, मजदूरी यहाँ पर करवाई जाती थी स्पेसिफिक इन आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में। बोल रहा है कि विच एडिशनल ड्यूटीज वर ऑफन रिक्वायर्ड इन द बेगार कस्टम। एक एडिशनल ड्यूटी क्या थी, तो क्या क्या एजुकेशनल सर्विसेज थी क्या, मिलिट्री कॉन्स्पिरेशन थी क्या, कैरिंग कार्गो एंड स्टेट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जो जमींदार थे या जो आपके पास जो फार्मर्स थे इनको क्या कहा गया कि आप ब्रिटिशरों की और भी हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर में ही नहीं, आप इनके जो कैरिंग कार्गो, इनका सामान ढोना, इनके लिए लकड़ी लाना, और ये सारे के सारे जितने भी राजघराने के काम होंगे वो भी कौन करेगा, आप ही करोगे। तो एक टाइप का इनके ऊपर क्या दे दिया गया, ओवर बर्डन दिया गया आपके पास किसके काम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास भेंट के बारे में। ठीक है, अब बेगार तो हो गया हमारे पास, अब टॉपिक आता है भेंट का। अब भेंट सिस्टम क्या होता है, देखो इट्स अ सिमिलर ऑफ बेगार कस्टम। ठीक है, इट वाज आल्सो अ सोशल इविल कस्टम इन शिमला हिल एरियाज। तो सोशल इविल कस्टम था ये भी,
कहाँ पे? प्रिवेलेंट इन शिमला, ठीक है, प्रिवेलेंट इन शिमला हिल एरिया, ठीक है, प्रिवेलेंट कहाँ पर ये फेमस था? प्रिवेलेंट था इन शिमला हिली एरियाज, ठीक है। तो शिमला के हिली एरियाज में ये प्रेवेलेंट था सोशल एविल कस्टम, ठीक है। और इस भेंट में होता क्या है? ये भी एक टाइप की अनपेड एक्सप्लॉइटेशन थी, अनपेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अनपेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर क्लासेस, ठीक है। ब्रिटिशरों को भी ये भेंट सिस्टम भी ये प्रोवाइड हुई, ठीक है, बाय द लोकल रूलर्स। तो एक अनपेड एक्सप्लोइटेशन थी, किसकी थी अनपेड एक्सप्लोइटेशन? ये भी लोअर क्लासेस की अनपेड एक्सप्लोइटेशन थी। और इसमें देखो ये जो अनपेड एक्सप्लोइटेशन थी इसको डिवाइड कर दिया था दो पोर्शन में। अब इसको जो दो पोर्शन में डिवाइड किया गया था भेंट को, तो इस भेंट का नाम क्या था हमारे पास? एक का नाम था अथवार भेंट, ठीक है, अथवार भेंट, और एक का नाम था हेला भेंट करके, ठीक है। तो भेंट जो कस्टम था अथवार जो हमारे पास भेंट है, और आपके साथ में कौन सा हेला भेंट करके, यहां पर दो चीजें आती हैं। अब होता क्या है हमारे पास, इन भेंट के अकॉर्डिंग जो अथवार जो होता है ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये जो मजदूरी होगी वो किसको देने पड़ेगी? थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल में मजदूरी करवाएंगे जो अपर क्लासेस होंगे लोअर क्लासेस से। और हेला आपके पास जो भेंट थी, ठीक है, ये भेंट नहीं है, ये बेगार है ना, अथवार बेगार और हेला बेगार, देखियो है ना, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना। ये जो ना ये भेंट अलग है, ठीक है, भेंट के नहीं, ये जो पोर्शन होते हैं ये होते हैं आपके पास किसके? अथवार बेगार और हेला बेगार के, भेंट के नहीं होते हैं, बेगार के, ठीक है। तो ये बेगार के कस्टम होते हैं, इसको चलो आगे करते हैं, ठीक है, इसको आगे करते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोल रहा है कि भेंट सिस्टम हु टिपिकली हेल्ड द रोल ऑफ भेटू। तो भेटू कौन था? एक जमींदार था, ठीक है, वो एक मीडिएटर का काम करता था इस भेंट कस्टम पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छा बोल क्या रहा है, भेंट सिस्टम हु टिपिकली हेल्ड द रोल ऑफ भेटू। तो भेटू का काम कौन करते थे? मतलब जो भेंट प्रोवाइड करते, तो भेंट जो देते थे ना वो देते थे मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट। जमींदार जो मीडिएटर का काम करता था। भेटू, भेटू मतलब हमारे पास कौन? जो काम कर रहा है। तो काम जो करते थे वो करते थे मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट के लोग, यहाँ पर क्या करते थे? काम करते थे। नेक्स्ट है, व्हाट ऑब्लिगेशन डिड भेटू हैव अंडर द भेंट सिस्टम, ठीक है, कि कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशन थी डिड भेटू हैव अंडर द भेंट सिस्टम, जो अंडर द भेंट सिस्टम के अंडर ये आपके पास आई हुई थी। तो बोल रहा है टू पे टैक्सेस टू द स्टेट टू प्रोवाइड पर्सनल सर्विस इन एक्सचेंज फॉर द कल्टीवेशन राइट, ठीक है। तो होता क्या था इन भेंट सिस्टम में, एक आपके पास जो ठीक है क्या होता था, ये पर्सनल सर्विसेज देते थे इन एक्सचेंज फॉर द कल्टीवेशन राइट, जमीन, ठीक है, ये जमीन से मामले जुड़े होते थे। ऑर्गेनाइज बेगार फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। अब बेगार के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो बेगार ना एक्चुअली में दो टाइप की होती थी, ठीक है, बेगार जो होती थी वो दो टाइप की होती थी। इसको कहते थे अथवार बेगार और हेला बेगार, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। अथवार बेगार और साथ साथ में हेला बेगार जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे थ्रू आउट द ईयर दिया जाती थी सर्विसेज, और हेला बेगार ऑन स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन बर्थडे हो गया, डेथ हो गई, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई मैरिज फंक्शन हो गया, तो ये इस तरीके से स्पेशली ओकेजन पे हेला बेगार दी जाती थी। और अथवार बेगार यहाँ पे पूरे के पूरे साल में ये जबरदस्ती काम करवाते थे। क्या काम होता था? काम होता था कुकिंग का, ठीक है, आपके पास कार्गो का काम होता था, टू ब्रिंग आपके पास क्या लाना, वुड, यहाँ पे लकड़ी लाना जंगलों से। तो ये सारे के सारे काम होते थे जो लोअर क्लासेस यहाँ पे करवाए जाते थे, जो भेंट के अंडर आता है, ठीक है। और दोनों के दोनों भेंट और बेगार को अबॉलिश किया गया 23 अगस्त 1942 को, 1942 को यहाँ पर ये इन दोनों के दोनों कस्टम को क्या किया गया था? एंड यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लोकल टर्म ऑफ द मॉनेटरी गिफ्ट गिवन बाय द ग्रूम्स फैमिली टू द ब्राइड इन हिल मैरिज, ठीक है। देखो डाउरी तो फेमस नहीं थी, सानंद मैंने आपको बता दिया, इट वाज अ टाइप ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये होता था विच वाज साइंड बाय द लोकल रूलर, ठीक है, जिनको साइन करते थे लोकल रूलर। और यहाँ पर क्या किए जाते थे, कुछ राइट्स दिए जाते थे बाय द ब्रिटिशर, इंस्टेड कुछ कंडीशंस थी। ब्रिटिशर चाहते थे कि हमारे पास 12 मीटर का एक 12 मीटर का एक क्या किया जाए, एक वाइड यहाँ पे रोड बनाया जाए, हेल्प करें लोकल रूलर उनके वॉर के टाइम पे, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है,
किसी भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए होगी तो उनको हेल्प दी जाए, भेंट बेगार जैसे कुछ कस्टम्स उनको जो मतलब जो लेबर की ज़रूरत है लेबर प्रोवाइड करें। तो ये सारे के सारे क्या थे, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर साइन हुआ था जिसको सानंद के नाम से जानते थे। तो डाउरी कस्टम तो हिमाचल में फेमस नहीं था। रीत हमारे पास एक मैरिज कस्टम था जिसके बारे में हम बात करेंगे, सानंद मैंने आपको बता दिया। और भेंट वाज अ सोशल लेवल कस्टम prevalent in the Shimla Hill area which was abolished on 24th of August 1943। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, एक रीत कस्टम यहाँ पर फेमस होता है कहाँ पे, शिमला के हिल एरियाज में। ठीक है, तो रीत हमारे पास क्या था, इट वॉज अ टाइप ऑफ मैरिज कस्टम that was prevalent in शिमला हिली एरियाज। ठीक है, शिमला हिली एरियाज। तो शिमला के हिल एरिया में क्या होता है, ये फेमस होता है। और इसमें होता क्या है, देखो इस रीत कस्टम पे होता क्या था, व्हेन ब्राइड वांट्स टू leave her husband and want to marry with another man wants to marry with another man। ठीक है, किसी और आदमी के साथ शादी करना चाहती है, और जब हमारे पास ब्राइड किसी दूल्हे को छोड़ देती थी और दूसरे लड़के के साथ शादी करती थी, तो क्या होता था, फर्स्ट हस्बैंड चार्ज्ड सम मनी। तो पहला जो हस्बैंड था वो कुछ चार्ज करता था कुछ सम मनी को, एंड दिस मनी वाज नोन एज रीत मनी। और इसी ही मनी को किस नाम से जानते थे, रीत मनी के नाम से जानते थे। तो एक टाइप का क्या था, एक कस्टम था जिनको हम कहते थे रीत कस्टम, और इट वाज अ टाइप ऑफ मैरिज कस्टम प्रेवलेंट इन शिमला हिल एरियाज। ठीक है, एंड रीत कस्टम वाज अबॉलिश्ड ऑन 16th ऑफ जुलाई 1926 को। ठीक है, तो इस कस्टम को भी क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। कब बंद किया जाता है, 16 जुलाई 1926 को। और जैसे भेंट और बेगार बंद किए गए 24 अगस्त 1942 को, तो वैसे ही रीत कस्टम जो था इसको भी बंद किया गया। कब, 16 जुलाई, या इस कस्टम को भी बैन किया गया 16 जुलाई आपके पास कब, 16 ऑफ जुलाई 1926 को। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने यहाँ पर ख्याल पे रखनी है। तो आपके पास हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन विच रीजन वर द प्रैक्टिस ऑफ भेंट बेगार एंड रीत कॉमनली ऑब्जर्व। तो कहाँ पर ये थी, तो यहाँ पे तो सिंपल है हिमाचल प्रदेश में, बट हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे, इन हिली एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बाबा कांसी राम सी क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर वॉज श्री बाबा कांसी राम ऑल्सो नोन एज पहाड़ी गांधी बोन। कहाँ पर इनका जन्म होता है, तो बाबा कांसी राम का जो बोन होता है वो कहाँ पर होता है आपके पास, डाडा सिब्बा में। ठीक है, डाडा सिब्बा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारे पास कांगड़ा में पड़ता है डाडा सिब्बा। और हमारे पास बाबा कांसी राम को किस किस ने नाम से जाना गया, इनको जाना गया पहाड़ा दा बुलबुल। ठीक है, पहाड़ा दा बुलबुल के नाम से जाना गया, और दूसरा इनको किस नाम से जाना गया, पहाड़ी गांधी के नाम से इनको जाना गया। देखो पहाड़ा दा बुलबुल जो था ना, इनको 1927 में कहती हैं सरोजनी नायडू। क्यों, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे ये सिंगर होते हैं, और आपके पास क्या करते हैं, एक पैट्रियोटिक जो सिंगिंग करते थे, एक देशभक्ति के गाने ये लिखते थे। ठीक है, सरोजनी नायडू की तरह, इसीलिए इनको क्या नाम कहा गया आपके पास, पहाड़ा दा बुलबुल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, इनको दूसरे नाम से किस नाम से जाना गया, पहाड़ी गांधी के नाम से इनको जाना गया। और पहाड़ी गांधी जो इनको कहा गया वो कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया, और कब कहा गया, 1937 में, 1937 में मीटिंग चल रही होती है गदरियावाला में। ठीक है, गदरियावाला मीटिंग कहाँ पर चल रही होती है, होशियारपुर में। किन की मीटिंग चल रही होती है, फ्रीडम स्ट्रगलर की। तो हमारे पास जो बाबा कांसी राम थे ना, ऑल्सो वॉज अ फेमस फ्रीडम स्ट्रगलर थे। और ये क्या करते हैं, ही टुक अ स्वेयर। ठीक है, ही टुक अ स्वेयर टू बियर ब्लैक क्लोथ। ठीक है, टू बियर ब्लैक क्लोथ।
ये क्या कहते हैं कि मैं क्या करके रखूंगा, काले कपड़े पहन के रखूंगा टिल इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि जब तक इंडिया क्या ना कर ले, अपनी इंडिपेंडेंस अचीव ना कर ले। बट होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1942, इनकी डेथ हो जाती है 1942 में। तो ये सारा का सारा हमने बात की बाबा कांसी राम के बारे में। अब क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म होता है देहरा गोपीपुर डाडा सिब्बा कांगड़ा में इनका क्या हुआ था, बोन यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु गेव द बाबा कांसी राम पहाड़ा दा बुलबुल। तो पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा, सरोजनी नायडू जी ने इनको कहा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही फेमस सिंगर थी, इसलिए इनको नाइट एंगल ऑफ द इंडिया कहा, ठीक है। और इनको पहाड़ा दा बुलबुल टाइटल इन्हीं के ही द्वारा दिया गया, कब, 1927 में, ठीक है। और 1927 में ये टाइटल दिया गया किसको, बाबा कांसी राम को। क्यों, क्योंकि बाबा कांसी राम वॉज अ फेमस सिंगर, ठीक है, एक पैट्रियोटिक यहाँ पे सिंगिंग ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इट इज बाबा कांसीराम वर वियर ब्लैक क्लोथ्स, ठीक है। उन्होंने बाबा कांसीराम ने क्यों ब्लैक कपड़े पहने थे, तो देखो एज अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग ऑफ द डेथ ऑफ भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव। इन्होंने क्या बोला कि मैं जब तक काले कपड़े पहन के रखूंगा, ब्लैक क्लोथ्स यहाँ पर पहन के रखूंगा, जब तक इंडिया को क्या ना मिल जाए, इंडिपेंडेंस ना मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है 42 के आसपास में। नेक्स्ट बात करते हैं, हु कन्फर्ड द टाइटल पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी उन बाबा कांसीराम को किसने दिया, तो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल देते हैं वो देते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये कब देते हैं, 1937 में। 1937 में ये टाइटल दिया जाता है, कहां पर दिया जाता है, गदरियावाला लोकेशन पे। और ये गदरियावाला कहां पर है, ये गदरियावाला है आपके पास होशियारपुर में, ठीक है। तो होशियारपुर में ये टाइटल दिया जाता है, ठीक है, बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू गिव श्री बाबा कांसीराम द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी। तो कहां पर दिया गया था, गदरियावाला होशियारपुर में ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वेयर वॉज पद्म देव ऑल्सो नोन एज कविराज बोन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पद्म देव जी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पद्म देव के बारे में। देखो पद्म देव जी के बारे में पूछा जाए तो पद्म देव जी थे ना, एक बहुत ही फेमस क्या थे, राइटर थे, ये पैट्रियोटिक राइटर थे। यशपाल की तरह आपने सुना होगा, यशपाल जो हमीरपुर से एक फेमस राइटर होते हैं, पैट्रियोटिक राइटर होते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये काम करते हैं। तो ये पद्म देव जी क्या थे, आपके पास राइटर थे। और पद्म देव जी का जो हमारे पास बोन होता है वो होता है भमनोल में। और भमनोल कहाँ पर पड़ता है, भमनोल पड़ता है हमारे पास कहाँ पे, ठीक है, भमनोल जो पड़ता है वो पड़ता है कहाँ पे, शिमला में, ठीक है, बिल्कुल है ना, भमनोल शिमला में पड़ता है। और ये क्या करते हैं, देखो पहली बात तो ये जो हमारे पास जो सुकेत सत्याग्रह था, सुकेत सत्याग्रह में क्या करते हैं, ये अपनी भूमिका निभाते हैं। हिमालयन जो रियासती प्रजामंडल होता है, उसमें हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो 1939 में बना था, उसमें ये फाउंडर मेंबर होते हैं, फाउंडर मेंबर होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो होती है, जो 1946 में बनाई जाती है, उसके ये बनते हैं सेक्रेटरी, ठीक है। तो ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, ठीक है। और हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो 39 में बनती है, उनके ये फाउंडर मेंबर रहते हैं। सुकेत सत्याग्रह जो 1948 में किया गया था, उसके ये लीडर रहते हैं, ठीक है। और इनका बर्थ जो होता है कहाँ पर होता है, भमनोल में होता है। और थे क्या, ये बहुत बड़े फेमस राइटर थे, इसलिए इनको किस नाम से जाना गया, कविराज के नाम से भी इनको जाना गया। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि बोन कहाँ पर हुआ है इनका, तो बोन होता है कहाँ पे, भमनोल में। और भमनोल कहाँ पे पड़ता है, शिमला में ये पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वेश्चन बोल रहा है बट ऑर्गेनाइजेशन पद्म देव वाज फाउंडर मेंबर। तो हिमालयन जो रियासती प्रजामंडल जो थी 1939 में, उसके ये फाउंडर मेंबर ये रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट मूवमेंट डिड श्री पद्म देव लेड अगेंस्ट द सोशल इंजस्टिस। तो सोशल इंजस्टिस के खिलाफ कौन सा जो सत्याग्रह था इनके द्वारा लीड किया गया था, तो सुकेत सत्याग्रह आपके पास जो 48 में इनके द्वारा क्या किया जाता है, लीड किया जाता है। एक्चुअली में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इसको क्या करती है, लीड करती है।
और बाद में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ही क्या करती है, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बनाती है। और टेम्परेरी गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, अब सभी को ही पता है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट यहाँ पर 1948 में बनाई जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बोल रहा है कि बताओ हमारे पास कि इन व्हाट ईयर डिड श्री पद्म देव बिकम द फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है। पद्म देव जी की अचीवमेंट्स भी यहाँ पर याद रख लेनी है। अब देखो पद्म देव की जी अचीवमेंट क्या रही है, फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं ये, फर्स्ट होम मिनिस्टर किसके, इंडिया के नहीं, स्टेट के। और ये कब बने थे, तो 1952 में जब पहली बार लोकसभा बनकर आती है। तो जब पहली बार सरकार बनती है तो इसमें पहली बार सरकार में ये क्या होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं पद्म देव। तो होम मिनिस्टर बनते हैं ये कब, 1952 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच सोशल इविल डिड श्री पद्म देव एक्टिवली अपोज। तो कौन कौन से श्री पद्म देव जी ने जो सोशल कस्टम थे उनको अपोज किया गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो थे, रीत, बेगार, अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कोली। मैंने आपको क्या बताया, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली है ये दो ही जो हमारे पास कास्ट थी इनके ऊपर देखने को मिले, कोली और कनेट्स के ऊपर ये ज्यादातर सोशल इविल कस्टम अजमाए जाते थे, ठीक है। तो पद्म देव जी ने इन्हीं के ही खिलाफ, मतलब इन सोशल कस्टम के खिलाफ बहुत ज्यादा यहाँ पे काम भी किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सानंद के बारे में पूछ रहा है। सानंद अभी हमने किया, इट वॉज अ टाइप ऑफ डीड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच वॉज साइंड बाय दी, हमारे पास किसके द्वारा, विच वॉज साइंड बाय दी लोकल रूलर ऑफ द हिल एरियाज, ठीक है। तो लोकल हिल एरियाज के द्वारा क्या किया जाता है, इसको साइन किया गया था। तो ए डीड थी कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश फॉर लोकल लॉर्डशिप एलिजियंस, ठीक है। एक आपके पास डीड थी जिसको कन्फर किया गया था, जिसको दिया गया था बाय द ब्रिटिशर फॉर लोकल लॉर्डशिप एलियंस की, लोकल लॉर्डशिप यहाँ पे लोकल जो मामले हैं उनको संभालो, ठीक है। और इसके बदले मैंने आपको बता दिया, एक 12 मीटर का लंबा रोड बनाने के लिए वो कहते थे ब्रिटिशर, फ्री पासिस प्रोवाइड करने को बोलते थे, असिस्ट करने को बोलते थे, ठीक है। साथ साथ में जब भी वॉर होगी तो हेल्प करने को बोलते थे। और कुछ कस्टम्स भी उसके बाद सानंद के बाद किनको दिए गए, ब्रिटिशरों को सानंद के बाद ये भेंट बेगार यहाँ पर पूरे की पूरी हेल्प इनको दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, बोल रहा है कि व्हाट वाज वन ऑफ द मेन कंडीशन ऑफ द सानंद सिस्टम फॉर हिल स्टेट। एक बता दो कि कंडीशन बता दो, एक कंडीशन, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है, बिल्डिंग 12 फीट वाइड रोड इन देयर स्टेट, ठीक है। कि 12 फीट का क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास एक 12 फीट का ना लॉन्ग रोड बनाना पड़ेगा जिस भी स्टेट में, पर्टिकुलरली स्टेट में वहां पर ब्रिटिशर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द धूमा मूवमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, धूमा मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। धूमा मूवमेंट पूछा जाता है, तो धूमा मूवमेंट यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धूमा मूवमेंट क्या था। देखो ये जो धूमा मूवमेंट होता है ना, ये स्टार्ट होता है अगेंस्ट इविल कस्टम, ठीक है। अब इविल कस्टम कौन कौन से थे, भेंट बेगार, ठीक है। अब इसमें से भी जब सबसे फेमस हुआ वो कौन सा हुआ, बेगार हुआ, ठीक है। भेंट इतना फेमस नहीं हुआ, बेगार, ठीक है। तो बेगार कस्टम के खिलाफ यहाँ पर क्या होती हैं, ये बातें होती हैं, ठीक है। प्रजामंडल वगैरह भी ये जो बनते हैं ये बेगार कस्टम के ही खिलाफ बनते हैं। पझोता मूवमेंट और धामी फायरिंग ट्रेजेडी भी बेगार कस्टम के ही खिलाफ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सबसे फेमस था वो था बेगार कस्टम, ठीक है। भेंट भी बहुत फेमस था, बट जो सबसे फेमस भेंट में क्या होता था, हमारे पास सिमिलर चीजें होती थी, बट वहां पर कुछ पैसे वगैरह वहां पर दिए जाते थे, ठीक है। मतलब लैंड राइट्स नहीं दिए जाते थे भेंटू को। तो ये धूमा मूवमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे, धूमा मूवमेंट की बात कही जाए तो धूमा मूवमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्टेड अगेंस्ट द बेगार कस्टम, ठीक है। बेगार कस्टम के खिलाफ ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, कौन सा मूवमेंट, धूमा मूवमेंट, ठीक है। और धूमा मूवमेंट जो अपनी पेस पकड़ता है ना, 3 जगह पे पेस पकड़ता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर धूमा मूवमेंट पेस पकड़ता है, एक पकड़ता है रामपुर में, ठीक है, रामपुर बुशहर में 1854 में। एक ये पकड़ता है पेस आपके पास सिरमौर में, और सिरमौर में जो पेस पकड़ता है वो पकड़ता है 1980 में, ठीक है। 1880 में, 1980 तो नहीं, 1880 में, 1980 तो अभी चल पड़ा, 1880 में। और एक भागल स्टेट में ये अपनी पेस पकड़ता है, और भागल स्टेट में जो अपनी पेस पकड़ता है ना, ये पकड़ता है 1905 में। और ये किसके अगेंस्ट, अथवार जो हमारे पास होती थी, अथवार जो बेगार थी, इसके खिलाफ क्या करता है, ये आपके पास पेस पकड़ते हैं, ठीक है। और इस धूमा मूवमेंट में होता क्या था,
लोग ने बिल्कुल डिनाई कर देते थे, ठीक है। लोग क्या कर देते थे, है ना, पर्सन डिनाइज ए सिटीजन डिनाई टू गिव द बेगार, ठीक है। जो लोग थे वो डायरेक्टली डिनाई कर देते थे कि हम क्या नहीं करेंगे, सिटीजन डिनाइड टू गिव द बेगार, ठीक है, टू द हिल एरियाज किंग, कि हम क्या नहीं करेंगे, बेगार नहीं देंगे। और इसके बदले होते क्या थे, लोग कहां पर चले जाते थे, लेफ्ट फॉर जंगल, ठीक है, लेफ्ट फॉर जंगल एंड वुड्स, है ना, वुड्स मतलब जंगल। तो जंगलों में चले जाते थे लोग और वहीं पर रहना क्या कर देते थे, यहाँ पे स्टार्ट कर देते थे। और मतलब हम आपको क्या नहीं करेंगे, दे डिड नॉट वांट टू, कि हम क्या नहीं करेंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको, बेकार कस्टम नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले हम क्या करेंगे, जंगलों में चले जाएंगे, ठीक है, हम आपके बातें नहीं मानेंगे। तो ये मूवमेंट जो था वो धूमा मूवमेंट था। बीच में यहाँ पर क्लैश भी होते हैं किंग और आपके पास इनके बीच में। और धूमा मूवमेंट जो मैंने आपको बताया, स्पेशली कोलीज और कनेड्स ये लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो बेगार कस्टम जो था ना, इन्हीं दो जो हमारे पास जो ये जो रही है कास्ट जो रही है, इनके ऊपर ज्यादातर ये इनके प्रभाव देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। तो धूमा मूवमेंट अगर पूछा जाए कि ऑफिशियली स्टार्टेड बाय दी कोलीज एंड कनेट्स, ठीक है, अगेंस्ट दी बेगार कस्टम, ठीक है, इट इट क्या करते हैं ये, पेस यहाँ पर पकड़ते हैं, इट टुक पेस इन रामपुर बुशहर इन 1854, ठीक है, इन सिरमौर 1880, और जो भागल स्टेट होती है वहाँ पर 1905 में, और अथवार बेगार जो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर लेते थे, जो हमारे पास जो हायर जो क्लासेस के जो लोग होते थे। तो व्हाट वाज द धूमा मूवमेंट प्राइमरली अगेंस्ट, तो हमारे पास बेगार कस्टम या फोर्स लेबर के ये खिलाफ थे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर बात ख्याल पे रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास वे इन विच ईयर डिड धूमा मूवमेंट इन रामपुर बुशहर। तो रामपुर बुशहर में जो धूमा मूवमेंट होता है वो 1854 में यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द जुग्गा मूवमेंट, ठीक है, एक जुग्गा मूवमेंट भी फेमस हुआ था। तो जुग्गा मूवमेंट के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो जुग्गा मूवमेंट देखो, जुग्गा मूवमेंट क्या होता है, जुग्गा मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। एक जुग्गा मूवमेंट भी हुआ था जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता था। और जुग्गा मूवमेंट जो होता है ना, ये बिटवीन स्टार्ट होता है 1818 से लेकर 1880 के बीच में। अब 1818 से लेकर 1880 के बीच में स्टार्ट होता है इन बिलासपुर में, ठीक है। कहां पर ये स्टार्ट होता है, बिलासपुर में ये स्टार्ट होता है। और इस जुग्गा मूवमेंट में हुआ क्या, लोग जो यहाँ पर ये बिलासपुर में स्टार्ट हुआ, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट राजा अमरचंद, अगेंस्ट राजा अमरचंद, अगेंस्ट राजा अमरचंद एट्रोसिटी, ठीक है, एट्रोसिटीज। ये जो राजा अमरचंद था, इसकी जो एट्रोसिटीज थी, या इसके जो ये एक बहुत ही ज्यादा जो लोगों के साथ व्यवहार अच्छे से नहीं करता था, उसके खिलाफ क्या करते हैं, एक अमरचंद के खिलाफ यहाँ के लोग, बिलासपुर के लोग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिस मूवमेंट का नाम होता है जुग्गा मूवमेंट। और इसमें लोग क्या करते थे, जंगलों में भाग जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, ठीक है, राजा के साथ लड़ते भी थे, जंगलों में चले जाते थे। और यहाँ पे जो हुआ, जंगलों में जो लोग गए वो कौन से गए आपके पास, ब्राह्मण लोग, ठीक है, ब्राह्मण्स ऑफ, ठीक है, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में जब क्लैश हुआ, तो ये जो ब्राह्मण्स है वो खुद को ना आग लगा लेते थे, ठीक है, खुद को जला लेते थे। तो अब इसके बदले ही फिर अमरचंद ने क्या किया, यहाँ पर कुछ कुछ पॉलिसीज यहाँ पर क्या की, इस्टेब्लिश की फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है, कि यहाँ के सिटीजन यहाँ पर अच्छे काम कर सके। तो ये जुग्गा मूवमेंट स्टार्ट होता है 1818 से लेकर 1880 के बीच में। कहाँ पर, बिलासपुर में स्टार्ट होता है, अगेंस्ट राजा अमरचंद के खिलाफ, या अमरचंद की एट्रोसिटीज के खिलाफ ही स्टार्ट होता है। और इस जुग्गा मूवमेंट में क्या करते थे, ब्राह्मण्स ऑफ दिस एरिया, ठीक है, बर्न्ट, है ना, कि वो क्या कर देते थे, खुद ही क्या कर देते थे, खुद को आग लगा लेते थे, ठीक है, बर्न्ट इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द जुग्गा मूवमेंट। तो जुग्गा मूवमेंट क्या था, एट्रोसिटीज जो हमारे पास जो राजा घमंड चंद था उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, जुग्गा मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु लेड द मंडी कॉन्स्पिरेंसी, मंडी कॉन्स्पिरेंसी किसके द्वारा लीड की गई थी, ठीक है। अच्छा, अब मंडी कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मंडी कॉन्स्पिरेंसी हमारे पास एक अलग टॉपिक है। मंडी कॉन्स्पिरेंसी देखो होता क्या है, गदर पार्टी, आप सभी को ही पता है कि गदर पार्टी बनती है कहाँ पे, सिंगापुर में। और इसको जो बनाते हैं वो बनाते हैं कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं, इसको इस्टेब्लिश करते हैं, किसको इस्टेब्लिश करते हैं, इस गदर पार्टी को इस्टेब्लिश करते हैं कैप्टन मोहन सिंह। और इसका इन्फ्लुएंस आता है कहां पर, मंडी में, ठीक है।
तो मंडी में क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं सम पॉपुलर लीडर को। तो इन्फ्लुएंस्ड क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस्ड क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सम फेमस लीडर, ठीक है। जो कुछ फेमस लीडर यहाँ पर क्या हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए इस गदर पार्टी की विचारधारा से। एक विचारधारा होती थी जिसमें कहा जाता था कि हम ब्रिटिशरों को मार मार के इंडिया से क्या करेंगे, भगाएंगे। तो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं सबसे पहले रानी खैरगढ़ी या क्वीन खैरीगढ़ी, ठीक है, फ्रॉम मंडी। कहां से होती हैं ये, फ्रॉम मंडी से ये होती हैं क्वीन खैरीगढ़ी। दूसरे यहाँ पे आते हैं आपके पास जयवंत, है ना, जयवंत नहीं, आपके पास जवाहर करके, ठीक है, जवाहर करके नाम होता है, जवाहर नहीं, ठीक है, जे से ही नाम होता है, नाम याद आता है तो मैं आपको बताता हूं। और तीसरे जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हैं भाई हिरदाराम, भाई हिरदाराम। तो रानी खैरगढ़ी फ्रॉम मंडी, मियान जवाहर सिंह, है ना, मियान जवाहर सिंह ऐसे करके नाम होता है, मियान जवाहर सिंह। और एक हमारे पास भाई हिरदाराम, इन तीनों को इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये करते क्या हैं, देखो ये प्लानिंग करते हैं। ये प्लान होता क्या क्या है, इनके दो तीन प्लान्स होते हैं। पहला प्लान होता है नागचला की रोबरी, ठीक है, जो नागचला में मंडी में हम नागचला में रोबरी प्लान करते हैं, ये रोबरी फेल रहती है। दूसरे ये प्लान करते हैं टू किल ब्रिटिश ऑफिसर, टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश ऑफिसरों को मारेंगे। और तीसरा प्लान क्या होता है आपके पास, टू एक्सप्लोड ब्यास ब्रिज, कि ब्यास ब्रिज को इनका उड़ाने का काम होता है, कि ब्यास ब्रिज को क्या करेंगे हम, ये एक्सप्लोड कर देंगे, ठीक है, इन बम बम फेंक के, ठीक है, इस ब्रिज को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो ये तीन चार प्लान होते हैं जिसमें रानी खैरगढ़ी क्या करती है, प्रोवाइड करती है हमारे पास, प्रोवाइड करती है क्या, असिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइड असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब कुछ मॉनेटरी यहाँ पर प्रोवाइड करती है रानी खैरगढ़ी फ्रॉम, कहाँ से, मंडी से, ठीक है। और ये सारा का सारा कस्टम होता क्या है, इनको सबको अरेस्ट कर ली जाता है और लाइफ इम्प्रीजमेंट दे दी जाती है, लाइफ इम्प्रीजमेंट यहाँ पर इनको दी जाती है। भाई हिरदाराम को मिलती है काले पानी की सजा, ठीक है, काले पानी की सजा इनको दी जाती है। बाद में ये 1916 में गदर पार्टी कुछ इन्फ्लुएंस करती है उन्ना के लोगों को भी। तो उन्ना के एक लीडर होते हैं आपके पास, ठीक है, और उन्ना के लीडर का नाम यहाँ पे जो होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, लाल करके कुछ नाम होता है। ये बाद में क्या हो जाते हैं, ये ईरान चले जाते हैं और ईरान जाकर क्या करते हैं, ये गदर पार्टी की विचारधारा को या गदर पार्टी को क्या करते हैं, फॉलो ये करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मंडी कॉन्स्पिरेंसी केस है जो 1914 से लेकर 15 के बीच में हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ हु लेड द मंडी कॉन्स्पिरेंसी 1914 टू 15। तो किसने ये मंडी कॉन्स्पिरेंसी को लीड किया था, तो भाई हिरदाराम ने लीड किया था, बिल्कुल ठीक है। क्वीन खैरगढ़ी, राजा अमरचंद, राजा अमरचंद तो बिलासपुर से था, ठीक है, तो लीड तो यहाँ पर क्वीन ऑफ खैरगढ़ी ने यहाँ पर किया था। इन्होंने क्या किया था, प्रोवाइड किया था कुछ मॉनेटरी असिस्टेंस किन लोगों को, जो हमारे पास ब्रिटिशर्स, सॉरी आपके पास जो गदर पार्टी के जो मेंबर थे। विच रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइज इन्फ्लुएंस द मंडी कॉन्स्पिरेंसी। तो गदर पार्टी जो 1913-14 के बीच में बनती है, और कहाँ पर बनती है, ये सिंगापुर में बनती है। बाय कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं, इसको इस्टेब्लिश करते हैं गदर पार्टी को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर होता है। व्हाट वाज द की ऑब्जेक्ट ऑफ मंडी कॉन्स्पिरेंसी। तो पूछ रहा है कि बताओ की ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं मंडी कॉन्स्पिरेंसी के। तो मंडी कॉन्स्पिरेंसी के जो की ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, बोल रहा है कि असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, बिल्कुल सही बात है, एंड रोविंग गवर्नमेंट फंड, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो प्लान किया होता है यही होता है। इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ नहीं, स्टैब्लिंग यूनिवर्सिटी नहीं, एक्सपेंडिंग लोकल ट्रेड नहीं। इनका काम होता है कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, खजाना यहाँ पर लूटेंगे, ब्यास के रिवर को एक्सप्लोड करेंगे, उड़ाएंगे बम के थ्रू, ठीक है, और क्या करेंगे, नागचला की रोबरी करेंगे जो फेल यहाँ पे रहती है। तो नेक्स्ट हमारे पास बात है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अंडमान फॉर सजाए काला पानी। तो काला पानी की जो सजा मिलती है ना इस केस में, वो मिलती है भाई हिरदाराम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डिड क्वीन खैरगढ़ी प्ले इन मंडी कॉन्स्पिरेंसी। तो मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो 1415 में हुई
उसमें क्या रोल ये निभाती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं प्रोटेस्ट या फंडेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। कुछ मॉनेटरी यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को, स्पेशली मेंबर ऑफ द गदर पार्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि विच कम्युनिटी प्राइमरली लीड द धूमा मूवमेंट। तो धूमा मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था, तो मैंने आपको बताया ये धूमा मूवमेंट जो था ना अगेंस्ट द बेगार कस्टम के खिलाफ था, ठीक है। और ये जो बेगार कस्टम के खिलाफ जो दो ट्राइब्स थी उन्हीं के ही द्वारा क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। कोली और कनेट्स कम्युनिटी के द्वारा क्या किया गया था, इसको लीड यहाँ पे किया गया था। और धूमा मूवमेंट रामपुर बुशायर 1854 में स्टार्ट होता है, सिरमौर में 1880 में, और हमारे पास भागल स्टेट में जो स्टार्ट होता है ये 1905 में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर होते हैं, लोग क्या कर जाते हैं, जंगलों में पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, और दे डिड नॉट क्या करते हैं, प्रोवाइड दी बिगार टू अपर क्लासेस और द ब्रिटिशर्स, ठीक है, कि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, और बीच में कुछ क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ द विलेजर ड्यूरिंग द धूमा मूवमेंट। तो क्या स्ट्रेटजी थी, तो स्ट्रेटजी यही थी कि अबेंडनिंग विलेज एंड फ्लीइंग टू जंगल, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, आपको मना कर देंगे कि हम आपको क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, बेगार नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम गांव को ही छोड़ देंगे और कहाँ पे रहने स्टार्ट कर देंगे, जंगलों में रहना स्टार्ट कर देंगे। और जो दो ट्राइब या दो जो हमारे यहाँ पे जो कास्ट यहाँ पर जुड़ती हैं वो कौन कौन सी, कोली और कनेट्स क्या करते हैं, इसको लीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच मूवमेंट वाज स्पेसिफिकली अगेंस्ट दी अथवार बेगार, ठीक है। तो अथवार बेगार देखो, जो भेंट थी ना, भेंट वो स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, ठीक है, इस बात को सही कर लेना कि भेंट जो थी ना, भेंट वो स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इनको मिलता था, क्या मिलता था, 2 पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, साथ साथ में 1/10 फूड क्रॉप, ठीक है, नो लैंड राइट्स, कोई किसी प्रकार का लैंड राइट्स नहीं दिए जाते थे, ठीक है, दिए गए, बट जो 3 दशकों में जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने काम किया हुआ है उनको लैंड राइट्स दिए गए आफ्टर दी क्या 1943 के बाद। और साथ साथ में जो 3 दशकों से काम नहीं कर रहे हैं उनको भी क्या दिए गए, यहाँ पे आपके पास लैंड राइट्स दिए गए, बट उनसे क्या ले ली गई, कंपेंसेशन यहाँ पे ली गई, कंपेंसेशन ली गई। और ये देखो, ये जो हमारे पास बेगार जो थी ना, बेगार ये तो चलती ही रही हमारे पास, खत्म तो हो गई थी ये 24 अगस्त 1943 को, बट एक कस्टम था सेडान कस्टम। अब सेडान कस्टम क्या है, इसका मतलब था पालकी उठाना, पालकी उठाना, ठीक है। तो ये सेडान कस्टम एंड होता है बाय 1947, ठीक है, या एट इन 1947, 1947 में ये खत्म होता है पालकी उठाने का काम, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये सेडान जो था ना, सेडान कस्टम, ये बाद में बंद होता है। तो बोल रहा है कि विच मूवमेंट वाज स्पेसिफिकली अगेंस्ट द अथवार बेगार। तो अथवार बेगार के खिलाफ कौन सा मूवमेंट था, ठीक है, तो ये हमारे पास धूमा मूवमेंट था, और कौन से, भागल स्टेट में, और भागल स्टेट में 1905 में, ठीक है। धामी फायरिंग ट्रेजेडी तो 16 जुलाई को, पझोता मूवमेंट हम बात करेंगे अभी, और जुग्गा मूवमेंट मैंने आपको बता दिया, बिलासपुर में 1818 से लेकर 1880 के बीच में यहाँ पर होता है, अगेंस्ट राजा अमरचंद। और लोग यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं वो खुद को आग लगाने स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट दी अमरचंद एट्रोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। बोल रहा है कि व्हाट वाज द फेट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन मंडी कॉन्स्पिरेसी। फेट, ठीक है, फेट क्या होता है रेवोल्यूशनरीज की, तो रिलीज्ड आफ्टर प्रोटेस्ट, गिविंग लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, सेंट टू नेगोशिएशन पीस ट्रीटी, फ्लड टू द यूनाइटेड स्टेट नहीं भागते हैं, रिलीज नहीं, गिवन लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कि क्या उनको फेट दी जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म है ना, क्या सजा सुनाई जाती है, काले पानी की सजा सुनाई गई थी भाई हिरदा राम को, ठीक, अंडमान एंड निकोबार में उनको भेज दिया गया था। इन विच प्रिंसली स्टेट गदर पार्टी इन्फ्लुएंस बिकम एक्टिव अगेन। देखो पहली बार तो मंडी में ये एक्टिव होती है गदर पार्टी। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी बार ये जो गदर पार्टी एक्टिव हुई 1916 में वो कहाँ पर हुई, तो ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना मंडी में, सुकेत में और ऊना में, ठीक है, और ऊना से एक लीडर होते हैं, ठीक है, मैं आपको नाम बताता हूँ, उनको फिर क्या करते हैं, वो ईरान जाकर फिर से गदर पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। विच रेवोल्यूशनरी फ्रॉम उन्ना ज्वाइन द गदर पार्टी इन ईरान, ठीक है, तो ऐसे कौन से उन्ना से रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ईरान पे जाकर क्या किया था, इस गदर पार्टी को ये किया था। तो इनका जो नाम था वो था ऋषिकेश लठ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, नाम याद रख लेना आप, ऋषिकेश लठ करके क्या था इनका नाम था, जो कहाँ से होते हैं, रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम उन्ना, एंड ये करते हैं ज्वाइन द गदर पार्टी इन ईरान, ये ईरान में जाकर गदर पार्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द गदर पार्टी एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश। मेन क्या इनकी बातें होती हैं, तो मेन 3-4 बातें होती हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या था इनका कि हम क्या करेंगे, ब्यास के ब्रिज को एक्सप्लोड करेंगे, ठीक है, ब्यास के ब्रिज को एक्सप्लोड करेंगे, ठीक है। दूसरी, ब्रिटिश ऑफिसर को मारेंगे, ठीक है, टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारेंगे। और तीसरी बात इनकी प्लानिंग होती है नागचला की, नागचला रोबिंग, ठीक है, नागचला रोब्ड, ठीक है। तो नागचला की यहाँ पे इनकी प्लानिंग होती है, नागचला में जो रोबिंग करते हैं ये। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ गदर पार्टी एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश। क्या प्रमोट करना है ब्रिटिश गवर्नेंस रिफॉर्म को, टू इंस्टिगेट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है, हो सकता है एक्सपैंड ट्रेड एग्रीमेंट, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशनरीज नहीं, टू इंस्टिगेट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कि लोगों को बताना है कि क्या ब्रिटिशर्स हमारे साथ ये गलत काम यहाँ पर ये जो हो रहे हैं, इनके जो रूल्स हैं ये इनके अगेंस्ट यहाँ पे लड़ना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ व्हाट सिग्निफिकेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द जुगा मूवमेंट। तो जुगा मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, तो देखो जुगा मूवमेंट मैंने आपको बताया ये लड़ा गया था बिलासपुर में, और बिलासपुर में जो लड़ा गया वो अगेंस्ट राजा अमरचंद के खिलाफ ये लड़ा गया। और इस अमरचंद के खिलाफ नहीं, अमरचंद की जो एट्रोसिटीज थी, जो क्रूरता के जो रूल थे, इनके खिलाफ लड़ा गया। 1818 से लेकर 1880 के बीच में ये लड़ा गया। और इसमें होता क्या था कि जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण बर्न्ड देमसेल्फ, ये खुद को जला लेते थे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग एट्रोसिटीज, ठीक है। बाद में ये कस्टम यहाँ पर एंड भी किया गया, ये जो मूवमेंट था ये बंद भी किया गया, क्योंकि अमरचंद क्या करता है, इनकी बातों को यहाँ पर मान लेता है। तो बर्न्ड ब्राह्मण देमसेल्फ, खुद को ही क्या कर लेते थे, ब्राह्मण यहाँ पे क्या कर लेते थे, खुद को आग लगा देते थे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग एट्रोसिटीज, ठीक है। चलो, तो ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट हमने जो किए टॉप 50 क्वेश्चन, इन सारे के सारे इस टॉपिक से, मतलब सोशल कस्टम से ही हमने ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे किए। भेंट बेगार कस्टम देखी, कुछ रीत कस्टम भी देखा हमने, कुछ बाबा कांसीराम के बारे में क्वेश्चन किए हमने, पद्म देव जी के क्वेश्चन के किए, ठीक है, बाकी गदर पार्टी के क्वेश्चन किए, और साथ साथ में हमने जितने भी कस्टम यहाँ पे जो सोशल कस्टम है यहाँ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखो बहुत ज़्यादा है, बुक्स को अगर आप खोलोगे जितनी मर्जी बुक्स ले लो कम ही पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने एक ट्राई किया हुआ है, एक जो हमारे एग्जाम पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लाने की, कुछ आपको यहाँ पर किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम याद कर सकते हैं बार बार रिवाइज करके, ठीक है। तो एक रेपिटेशन जो रहता है हमारे पास क्वेश्चन को देखने का, कि जितनी बार रिवाइज करोगे क्वेश्चन को उतने ही टॉपिक अच्छे आपके आपके क्लियर होते जाएंगे। एक बार अच्छे से आप पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ लो, देन क्वेश्चन लगाओ, फिर आपके जितने भी टॉपिक होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो खुद ब खुद यहाँ पर क्लैरिफाई यहाँ पर हो जाते हैं। चीज़ें क्या हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं, खुद ब खुद याद हो जाती हैं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ का जो मेन फंडा है, क्वेश्चन एमसीक्यूज़ लगाने का जो मेन हमारे पास जो मोटिव है वो है क्या, कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर याद कर सकें। तो एक बार स्टोरी सुन ली, देन उसके बाद एक बार एमसीक्यूज़ लगा ली, तो एमसीक्यूज़ में जो जो टॉपिक आए उसमें हमने सारा रिवाइज कर लिया, देन एमसीक्यूज़ कर लिए, फिर इसके बाद हमारे पास यहीं पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो आज का टॉपिक रखते हैं इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।